Hello and welcome. Today's topic of discussion of essay is related to artificial intelligence. Question is that the artificial intelligence cannot match the level of natural human intelligence. यानी कि जो कृत्रिम बुद्धि है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो मानवीय नेचुरल बुद्धि का जो लेवल है उसको कभी मैच नहीं कर सकता। एक स्टेटमेंट है, इस पे आपको ऐसे लिखना है। तो ज़रूरी नहीं कि आप इसको प्रूव करें, आपको एक टॉपिक जैसा है, इसको एक्सप्लोरेटरी ही कहेंगे कि आप इस स्टेटमेंट को जज करिए और अंडर द लाइट ऑफ एविडेंसेस, लॉजिक जो भी है, आप उसको देखिए क्या कर सकते हैं। तो अगर इसको डेवलप करना हो तो हमें ये चीज़ समझना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब वही कि व्हेन मशीन ट्राई टू इमुलेट द इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, that is called artificial intelligence. When it tries to perform the cognitive task that is generally performed by natural intelligence, that is artificial intelligence. So artificial intelligence का जो डेफिनेशन है वो नेचुरल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है। जो काम इंसान कर सकता है वही अगर मशीन कर ले तो जिस हद तक वो कर पा रहा है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, प्रोग्राम्ड इंटेलिजेंस कहते हैं, है ना। अब यह है कि क्या इसका लेवल, इसकी क्षमता नेचुरल इंटेलिजेंस तक मैच कर पाएगा, इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे इस डिस्कशन में। तो आपको ये लगता है कि दोनों ही, एक चीज़ समझिए कि दोनों इंट्रोडक्शन में हम चलेंगे कि दोनों ही इवॉल्विंग फील्ड है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इवॉल्व होता जा रहा है, यानी पहले की जो क्षमता थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और आज की जो क्षमता है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया, उनकी क्षमता में बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया। एंड फॉर द सेम मैनर नेचुरल इंटेलिजेंस का भी पर्सपेक्टिव यही है कि ये भी एक इवॉल्विंग चीज़ है। पहले के लोग फ्लाइन इफेक्ट जैसे कहते हैं कि नए जनरेशन को लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं पहले की तुलना में, तो जो ये भी बढ़ता जा रहा है। अब सवाल है कि कोई भी परिधि में आज के कंटेक्स्ट में ही देखेंगे क्या ह्यूमन इंटेलिजेंस और नेचुरल इंटेलिजेंस को लेकर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखें तो कहाँ स्टैंड करता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक रूप है जिसको कहते हैं मशीन लर्निंग। हम जैसे एक कैलकुलेटर को लेते हैं तो कैलकुलेटर जो में जो प्रोग्रामिंग किया है उसके आधार पर ही जो इनपुट देंगे उसको वो कैलकुलेट करके बता देगा, है ना। तो ये हुआ सिंपल प्रोग्रामिंग। एक होता है कि एडेप्टिव प्रोग्रामिंग। ये हमने हर तरह के कैलकुलेशंस के इक्वेशंस को दिया है, अब उसको नए सिचुएशंस के लिए भी नए इनपुट से भी अपने को अडेप्ट कर ले, उसके लिए अगर हम प्रोग्रामिंग करते हैं दैट इज कॉल्ड मशीन लर्निंग। की वो मशीन भी लर्न कर रहा है, द वे वी लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, तो वो मशीन डेटा से सीखता है। अब चलते हैं थोड़ा इंट्रोडक्शन की तरफ। ये समझ गया हमने। इंट्रोडक्शन में हमको ये देखना है कि क्या, अगर हमें देखेंगे तो पुरानी केसेस में देखें तो 1996 का एक केस लेते हैं जब गैरी कास्परोव जो रशियन चेस प्लेयर थे और वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी जीता था, उन्होंने एक ब्लू चिप नाम का प्रोग्राम था जिसको IBM ने डेवलप किया था। शुरुआत के दौर में ब्लू चिप के साथ चेस खेलते हुए ब्लू चिप को हरा दिया। तो आप समझे इस चीज़ को। लेकिन उसको जब उसको एक नए लेवल की प्रोग्रामिंग की गई जो ज़्यादा अडेप्टिव था, ज़्यादा लर्न कर रहा था, जो डेटा उसको मिलते जा रहे थे, तो उसके बाद 1996 में फिर से मतलब गैरी कास्परोव ने जब खेला तो फर्स्ट राउंड में गैरी कास्परोव शायद जीते, दूसरे में ब्लू चिप जीता और बाद के 2 राउंड में भी वही जीत गया। तो यानी कहने का मतलब 1996 में गैरी कास्परोव जो ह्यूमन इंटेलिजेंस का मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव का लिए, क्योंकि चेस बहुत ही एक कॉग्निटिवली एक्टिव एंड गेम माना जाता है, तो उसमें गैरी कास्परोव को हरा दिया उसने। उसके बाद गैरी कास्परोव ने 1997 में फिर से चैलेंज किया और फिर से खेलना शुरू किया और देखिए कि दूसरी बार भी डीप ब्लू ने उसको हरा दिया। यानी कि मशीनों में क्षमता आई कि वो जो वर्ल्ड चैम्पियंस थे उसको भी हरा दिया उसने चेस में। तो ये आपको मैं एक शुरुआती पॉइंट बता रहा हूँ कि पहले का प्रोग्राम और बाद के प्रोग्राम में देखिए कितना बदलाव आ गया।
यानी कि वो भी इवॉल्व होता जा रहा है ना। अब हुआ कि जो आज जो वॉट एवर कॉग्निटिव फंक्शंस वी परफॉर्म थ्रू इंटेलिजेंस, लाइक अगर हम 1905 के इंटेलिजेंस के पैरामीटर को देखें, बिने साइमन के द्वारा जो डेफिनेशन यूज़ किया कि एबिलिटी टू रीजन वेल, जज वेल, कॉम्प्रिहेंड वेल। तो इस डायमेंशन पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ ठहरता है ना। तो डायमेंशन सेम है लेकिन किस लेवल तक जा सकता है। तो आप देखेंगे कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता चला आ रहा है ना। इम्प्रूवमेंट चला हो रहा है कि अब वो ख़ास करके दो ऐसे चीज़ें हैं। आप अगर इंटेलिजेंस के विस्तार को आप देख लें कि रीजन वेल, जज वेल, कॉम्प्रिहेंड वेल के अलावा स्पीड को देख लें कि न्यूरल स्पीड को माना गया, कॉग्निटिव साइकोलॉजी में माना जाता है कि जिस तेज़ी से अगर कोई जल्दी रिएक्शन टाइम कि कोई जल्दी से सोच पाता है तो यानी वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसका न्यूरल सर्किट ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है उस चीज़ को, है ना। हम बहुत सारे रिसर्च थ्योरी हैं जैसे पास मॉडल ऑफ दास, ये कहते हैं, हम डिटेल में नहीं जाते, हम ऐसे के रूप में देखते हैं इसको। तो यानी कि रिएक्शन टाइम ही इंडिकेटर है, तो कितनी जल्दी आप किस काम को करते हैं अगर उसको पैरामीटर माना जाए तो इसमें तो कंप्यूटर यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन का ह्यूमन को बहुत पीछे छोड़ चुका है। आज ये साबित हो चुका है कि स्पीड और एक्यूरेसी दो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज मस्ट फास्टर और एस्टैब्लिश्ड है ना। कि जो जितनी गति से और जितनी शुद्धता के साथ वो कैलकुलेशन कर लेता है, वो इस बेसिक चीज़ों में वो ह्यूमन से आगे निकल चुका। लेकिन अगर देखते हैं कि तो इस बात में ये नहीं कह सकते कि वो पीछे है हर एक एंगल से, है ना। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, पब्लिक डोमेन में। अब चलते हैं आगे। अब देखिए हायर कॉग्निटिव फंक्शन लाइक द एबिलिटी टू जज, इसको अगर हम देखें तो जजमेंट की कैपेसिटी डेटा बेस्ड का भी, देखिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो सीमा अगर देखेंगे तो यही है कि डेटा के आधार पर जो इनको फीड किया गया उसके आधार पर ही डिसीजन ले सकते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग आर हायर मेंटल ऑर्डर प्रोसेसेस, है ना, जिसमें जजमेंट की ज़रूरत होती है। आरिज़ोना में उबर टैक्सी जो सर्विस है उसमें देखा गया कि वो पेडिस्ट्रियन को कुचल दिया किसी कारण से, ऑटोमेटेड सर्विस की बात करो, क्योंकि वो जज नहीं कर पाया कि किसको बचाएं और किसको नहीं बचाएं, है ना। तो ये जजमेंट के लेवल पे होता है कि इन जो प्रोग्राम्ड है और न्यू सिचुएशंस में जो एक एथिकल जजमेंट करना होता है वहाँ पे इसका लिमिटेशन निकल के आया, है ना। उसी तरीके से 2016 और समथिंग में अमेज़न ने एक वो किया कि हम रिक्रूटमेंट के लिए इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे। तो रिक्रूटमेंट सही हुआ, लेकिन जब उस डेटा को एनालाइज़ किया गया तो पता चला कि फ़ीमेल जो कैंडिडेट थे उसके साथ जो बायसेस नॉर्मल होते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम ने भी यूज़ कर लिया, बायसेस को ही यूज़ किया, क्योंकि उसका सिलेक्शन स्क्यूड था, मतलब जेंडर इक्वालिटी नहीं दिख रही थी उसमें। तो उसके आधार पर इसको क्वेश्चन किया गया। एक चैटबॉट यूज़ किया था माइक्रोसॉफ्ट ने कि ट्विटर में जो है वो ऑटोमेटिकली जवाब दिया जाएगा उसको पढ़ के, लेकिन कुछ ही घंटों में बड़ा ऑफेंसिव पोस्टिंग करना शुरू कर दिया। उस चैटबॉट का नाम याद नहीं आ रहा। तो इस तरह से उसको मैं माइक्रोसॉफ्ट को वापस ले, ये शुरुआती दौर के जो कुछ चीज़ें हैं जिसको अगर आप देखें तो डेफिनेटली जजमेंट में, लैंग्वेज को समझने में, पर्टिकुलरली कंटेक्स्ट को समझने में, देखिए इसके तो 3-4 लिमिटेशन साफ दिखते हैं अभी के लेवल पे, बाद में क्या होगा हमें नहीं मालूम। लेकिन एक तो है कि कंटेक्स्ट जजमेंट, एक इसके अंदर इमोशंस और नहीं है, और ख़ास करके जो चूँकि एक्सपीरियंस ही नहीं करता तो ये डेटा जो फीड किया उसके आधार पर ये होता, तो नए एक्सपीरियंसेस खुद से इनिशिएट नहीं हो सकता इससे, है ना, खुद से नहीं हो सकता। तो इसके अंदर इमोशनल एक्सपीरियंस की कमी, और एक हमारे अंदर होता है कॉन्सेंस, जो मोरल एथिकल जजमेंट करते हैं उसकी जो कमी, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग नहीं, हार्ट की प्रोग्रामिंग क्या होगा, माइंड की प्रोग्रामिंग आप कैसे सोचते हैं, लेकिन महसूस कैसे करते हैं इसकी प्रोग्रामिंग अभी तक नहीं हुई बढ़िया से। ये हम कह सकते हैं कि हेलो हाय आई लव यू, इस तरह की बातें हम सिखा सकते हैं बोलने के, लेकिन भावनाएं नहीं है ना, ये तो क्लियर है। तो उसके आधार पर जो बिहेवियर होता है, उसके आधार पर जो मोटिवेशन होता है, उसके आधार पर भी जो जजमेंट होता है वो मिसिंग होता है इसमें। तो ये चीज़ आप समझिए कि इमोशनल जजमेंट इनका मिसिंग होता है। दूसरा जो एक कमी अभी जो दिख रहा है वो है कि कंटेक्स्ट को समझने में, है ना, कैसे कंटेक्स्ट अलग अलग
तरीके से मीनिंग को बदल देता है, सिमेंटिसिटी बदल जाती है। जैसे कोई अगर मार डालो मुझे, जितना इतना काम देके ना मुझे मार ही डालो बस। अब वो मार डालो का क्या मतलब है? वो तो कहा जा रहा है कि ओवरबर्डन कर दिया आपने, लेकिन लिटरल मीनिंग तो मार डालो होता है। तो सिमेंटिसिटी में जो हम इसको समझाते हैं कि मार डालो का मतलब ये होता है, लेकिन कंटेक्स्ट के साथ वो बदल जाएगा। इसको मार डालो एक कमांड है, और ये अगर एक ऐसे जगह पे कहेंगे मुझे बस मार डालो, इतना काम दे दो कि मैं मर जाऊँ, तो इसका मतलब दूसरा है, लेकिन वो डिसर्न करने में इनको दिक्कत होती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में, है ना, कई चीज़ों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर गया। तो मैंने उसको ज़्यादा बोला नहीं, क्योंकि आपको पता होगा कि आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल साइट कर सकते हो जो बहुत ही अमेजिंग है। लेकिन जो मैं कमियां वो बोले कि इमोशनल एक्सपीरियंस के बारे में कॉन्सेंस की कमी और एथिक्स की जो लगेगा। दूसरा जो है इसके अपने जैसे कहते हैं ना इंसाइट और करिस्मेटिक कुछ चीज़ें हो जाए, कोई जो डिफाइनिंग कॉन्सेप्ट नहीं है उस पर ये वर्क नहीं कर सकता। जैसे होता है ना कि कभी कभी ऐसी चीज़ें हम कुछ लिख देते हैं, इसको एक पोएम कहोगे लिखने के लिए तो लिख देगा वो, लेकिन वो जानते हो कि वो कोई एक्सेप्शनल क्रिएटिविटी नहीं है। एक्सेप्शनल क्रिएटिविटी कम्स फ्रॉम वन थिंग एंड दैट इज कॉल्ड इंसाइट। इंसाइटफुल लर्निंग की कैपेसिटी इसमें नहीं है ना। रीइंफोर्समेंट वाला जो मॉडल है कि हम सही और गलत करें तो उससे सीखता जाता है, मशीन लर्निंग इज़ कैपेबल। तो जो मॉडल हम डेवलप करते हैं उसमें सीख रहा है, लेकिन इंसाइट जैसी चीज़ें, क्रिएटिविटी जैसे जैसे ये मिसिंग है। तो ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो डेफिनेटली मैच नहीं करता है ह्यूमन इंटेलेक्ट्स को। डाउट। अब चलते हैं, अब हम बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, मैं एक आउटलाइन बता रहा हूँ। लेकिन अगर हम देखें कि जो 90s के दौर में एआई था और जो अभी तो 2000 में अभी जो है, कितना क्वांटम चेंज आया उसमें। आज हम बहुत फेस रिकॉग्निशन की बात कर रहे हैं, तो फेस रिकॉग्निशंस में भी बहुत ज़्यादा एप्ट होता जा रहा है। श्री जो है एप्पल का, या और भी जैसे सिस्टम है ना, फेस रिकॉग्निशन बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी ले रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पूरी आधार कार्ड का जो कॉन्सेप्ट है उसी एआई पे चल रहा है हमारा। तो फेस रिकॉग्निशन या आइरिस रिकॉग्निशन, थंबनेल इंप्रेशन रिकॉग्निशन को बहुत सक्सेसफुली कर पा रहा है। तो जो बहुत ही असंभव लगता था शुरुआत में उस पैटर्न को डिसर्न करने में, वो अब कर पा रहा है। तो धीरे धीरे इसका इवोल्यूशन इस लेवल पे हो रहा है कि जो टास्क इम्पॉसिबल था अभी तक, तो उसको बहुत हद तक बहुत अचीव कर लिया उस चीज़ को, है ना। उसी तरीके से अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में देखें तो ऑटोमेटेड कार है, और पूरी जो मेट्रो सिस्टम है दिल्ली का, या एग्जांपल लिया कहीं देख लीजिए आप, कई मिनट में मैनुअली संभव ही नहीं, उतना फास्ट ऑपरेशंस जो हो है, सिग्नलिंग से लेकर सब कुछ, वो बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्पीड के मामले में तो बहुत आगे निकाल दिया। मैनुअली संभव ही नहीं, पूरी व्यवस्था ठप हो जाती है। तो जो स्पीड ह्यूमन के पास था उससे बहुत आगे निकल गए, जो एक्यूरेसी ह्यूमन के पास था उससे बहुत आगे निकल गया ये, जो फेशियल रिकॉग्निशन पावर ह्यूमन के पास था उससे अब आगे निकल गया ये एक्यूरेसी के मामले में। तो क्या पता आने वाले समय में क्या हो। तो इस बात को जजमेंट जो अगले पैराग्राफ में करना है उसमें ओपन रखना है कि ये एक बहुत ही इवॉल्विंग फील्ड है। ह्यूमन इंटेलेक्ट भी इवॉल्व होता जा रहा है, ऐसा नहीं ह्यूमन इंटेलेक्ट स्थिर है ये इवॉल्व हो रहा है टच कर लेगा, ये भी तो बढ़ता जा रहा है और ये भी बढ़ता जा रहा है। तो जो फीलिंग साइड ऑफ कॉन्शियसनेस है वो तो है नहीं इसके पास। कॉन्शियसनेस हम डेटा बेस्ड करवा सकते हैं, लेकिन फीलिंग साइड ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं है। तो ह्यूमन का जो एक्सपीरियंस है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है फीलिंग साइड, वो मिसिंग है। अगर उसके बारे में हम हजारों करोड़ों लाखों अरबों डेटा डाल भी देते हैं तो जो पैटर्न बनेगा, जो मॉडल बनेगा, उसके आधार पर चीज़ों को ये एक्सप्रेस करेगा कि प्यार में क्या होता है, किसी के मरने से क्या हो जाता है। तो हर चीज़ का एक पैटर्न इनको मिल गया और उसी के आधार पर रिस्पॉन्ड करेंगे। बट कंटेक्चुअल कस्टमाइजेशन नहीं हो सकता अभी के लिए, लगता है तो ऐसा ही अभी। तो आगे क्या डेवलपमेंट होगा इवोल्यूशन में मुझे नहीं पता। जैसे कहते हैं ना कि एल्गोरिदम जो हम डिज़ाइन करते जा रहे हैं उस एल्गोरिदम का लेवल, मशीन लर्निंग हमने सोचा था कभी कि मशीन भी इनपुट से अपना सीखना शुरू कर देगा। तो ये चीज़ जो है
रोबोटिक ये साइबरनेटिक्स में भी बहुत यूज़ होता है। तो साइको साइबरनेटिक्स का पूरा फील्ड ही फीडबैक पे बेस्ड है ना। तो अगर फीडबैक से मशीनें सीख रही है और अपने को इम्प्रूव करते जा रही है, तो संभव है कि बहुत सारा प्रोग्रामिंग उस लेवल पे होगा, भले ही फील ना करे लेकिन रिस्पॉन्स में एक्यूरेसी आ जाए, है ना। तो लास्ट में हमें यही कहना है कि अभी ये चीज़ कहना बहुत ही संभव नहीं होगा कि ये मैच करेगा ही नहीं, लेकिन वर्तमान में मैच तो नहीं करता। और ये जनरली स्कॉलर्स मान रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉम्प्लीमेंट करता जाएगा ह्यूमन को, लेकिन ह्यूमन के साथ कॉम्पीट कितना कर पाएगा, क्योंकि ह्यूमन का बनाया हुआ है और फीलिंग तो इसमें आ ही नहीं सकता। कैसे आप फीलिंग जनरेट करेंगे, है ना। तो वो चीज़ अभी लगभग इम्पॉसिबल है। इस हालत में लगता तो ऐसा है कि निकट भविष्य में तो मैच नहीं करने जा रहा, लेकिन हु नोज़ कि बहुत सारी चीज़ें अभी हम आसमान में उड़ते हैं। शुरुआत में कई दौर में कि बिना पंख का इंसान कैसे उड़ सकता है, ऐसा कभी सोचा हो? पानी पे कैसे चल सकता है, ऐसा कभी सोचा आपने? पानी के अंदर कैसे चल, लेकिन वो धीरे धीरे हुआ। तो वही चीज़ संभव है कि आगे भी हो जाए, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपको इसी बैलेंस तरीके से लिखना चाहिए। कौन सा एग्जाम्पल आप लेते हैं, मंगलयान का ले लेते हैं या वगैरह वगैरह कुछ का ले लेते हैं, आपको आप पे डिपेंड करता है। लेकिन वो ऐसे का पूरा डिज़ाइन जो है ना, इसी रूप में आना चाहिए, क्योंकि एक जो स्टेटमेंट है इसको आप जज करेंगे कि कितना हद तक ये बात सही है। तो जज करने का तो एविडेंसेस के लाइट में ही तो करेंगे। तो हमारे पास जो एविडेंसेस हैं उसकी स्क्रूटनी जब हम करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ये सब जो चीज़ें निकल के आई हैं वो मैच थोड़ा भी नहीं कर सकता, लेकिन दोनों इवॉल्व करते जा रहे हैं। और जिस पेस से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इवॉल्व कर रहा है वो आप समझ ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है। तो अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, भविष्य में क्या होगा इसके बारे में भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो इसी नोट पर हमें इस ऐसे को ख़त्म करना चाहिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। मिलेंगे अगले टॉपिक में और डिस्कस करेंगे एक और इंसाइटफुल डिस्कशन। थैंक यू।